स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से आतंकी निकले पढ़ लिख कर या पढ़ाकर, अब उसके वित्तीय लेन देन की जांच होगी, उसके चांसलर की जांच होगी और साथ ही अब खुलासे ये हो रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को 70 एकड़ जमीन कांग्रेस सरकार में दे दी गई थी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन उससे पहले आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ खबरें दिखा देते हैं जो कि इस वक्त तमाम मीडिया में चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास कहां से आया पैसा? विदेशी फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ कि अरब देश से भी फंडिंग आती है और ये एनडीटीवी की, आप एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें तमाम खुलासे हुए हैं और इसके अलावा भी तमाम दावे हैं। जैसे नवभारत टाइम्स का दावा है तिहाड़ रिटर्न है। अल फलाह का फाउंडर सिद्दीकी, आतंकी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी निकला हिस्ट्री सीटर। यहां पर जाकर नवभारत टाइम्स पे आप ये खबर देख सकते हैं। विदेशों से फंडिंग, धड़ाधड़ खरीदी जमीन, 12 साल में कैसे फरीदाबाद में फैलती रही अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये भी नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। टाइम के अनुसार पूरी जानकारी यहां पर है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। इसी में एक और दावा है कि 70 एकड़ जमीन कुछ खरीदी, कुछ कांग्रेस सरकार से मिली। पंकज जी, इन खबरों को जो हमने दिखाया प्रूफ के साथ, उस पर विस्तार से बताइए जानकारी। जो सबसे बड़ी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा की जब हरियाणा में सरकार थी तो मुसलमानों के लिए, जिसमें 50% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया, उसके लिए एक अलग से जमीन दी गई। शुरुआत में 30 एकड़ की बात थी, लेकिन इसे बढ़ाते हुए 70 एकड़ कर दिया गया। और ये जमीन आपने कहा खरीदी नहीं, शुरुआत में जो दी गई बहुत ही कम रेट पे दी गई। अब हरियाणा की कांग्रेस सरकार ये क्यों चाहती थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बने? वो क्यों चाहती थी कि इसमें 50% रिजर्वेशन हो? और जैसे ही ये यूनिवर्सिटी शुरू होती है 2014 में, उसके बाद ओखला में इसका एक हेडक्वार्टर है, दिल्ली के ओखला में। वहां आरोप यह है कि बड़े पैमाने पर अरब से पैसे आने लगे। अब अरब से पैसे धड़ाधड़ आने लगे और धड़ाधड़ जमीनें खरीदाने लगी। तो उन पैसों की जांच के लिए 2020 में जो सिद्दीकी साहब हैं, इनको पकड़ा गया था और ये जेल भी हुए थे। तिहाड़ में थे? जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल में थे ये। और कई बार 2020 में भी छापेमारी हुई हर तरह से। लेकिन हद यह है, या हैरानी की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी को वो दर्जा मिल गया, केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी। और मान्यता देने के बाद इसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते एक डिस्पेंसरी, जहां एक डॉक्टर बैठकर इलाज किया करता था, चंद दिनों के अंदर इतना बड़ा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया। और किसी के लिए यह संभव नहीं है कि जो वहां फी लेकर या इलाज करके इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर ले। क्या जांच नहीं की गई थी? इस तरह के दागी व्यक्ति, अगर 2020 में ही ये आया था एक मामला कि ये बाहर से पैसे मंगा रहे हैं या इनका ट्रांजैक्शन संदेहास्पद है, तो उसके बाद क्या किया गया? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं और जानकारी दे दूं पंकज जी, उसके बाद फिर आप विस्तार से चीजें और बताइएगा। इंडिया टीवी टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के महू में पला बढ़ा जवाद अहमद सिद्दीकी 1993 में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर नियुक्त हुआ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसके चलते इसे अपने भाई साउद के साथ मिलकर जामिया में ही छोटा मोटा चिटफंड टाइप बिजनेस शुरू किया। इसमें से एक अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी भी बनाई, जिसकी वजह से दोनों को 3 साल तिहाड़ जेल में गुजारना पड़ा क्योंकि तमाम फ्रॉड हुए थे। जी, अब अल फलाह का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? क्योंकि भारत के लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं है। अल फलाह नाम का एक मूवमेंट शुरू हुआ था अरब में, सऊदी अरब में। और इस अल फलाह मूवमेंट से कई तरह के लोग पैदा हुए, जिसमें से एक ओसामा बिन लादेन भी था। इसी स्कूल ऑफ थॉट से निकला हुआ वो व्यक्ति था। इसी स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए कई व्यक्ति अभी हैं जो कि इस तरह की आतंकी घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। अल फलाह मतलब मोक्ष भी तो होता है। मोक्ष किसको? मोक्ष मतलब क्या होता है कि यहां नहीं है, जो है वो दूसरी दुनिया में है, जो सुख तुम्हें लेना है। ये इस मृत्यु लोक में तो
पड़े हुए हो, यहां कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद तुमको जन्नत नसीब हो। ये है, हिंदी में आप उसे मोक्ष कहते हैं, और पता नहीं उर्दू में अरबी में क्या कहा जाता है, कि मरने के बाद जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उसी मिशन, यही तो मिशन का नाम है, अल फलाह। तो मिशन ही यही है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में 2 कमरे हैं, कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 14। सारे जो आतंकी जितने भी अभी तक अरेस्ट हुए हैं, इन्हीं 2 कमरों से वो सारे लिंक्स मिल रहे हैं। ये जितने डॉक्टर जो ये सब पकड़े गए हैं बहुत सारे, उनका मुजम्मिल और एक जो बड़ा खुलासा ये है कि वहां पे एक मौलवी साहब हैं जो कि तकरीर किया करते थे, इस्लाम के बारे में बताया करते थे। आरोप ये है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, आरोप कई मीडिया में चल रहा है, आरोप यह है कि वो मौलवी साहब ही रेडिकलाइज करने का सबसे बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और स्टूडेंट आज अरेस्ट हुआ। डॉक्टर शाहीन जो लेडी डॉक्टर थी, उसका एक भाई है डॉक्टर परवेज, उसे अब से थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी एटीएस ने इनके रिश्तेदारों को, 2 और रिश्तेदारों को उठाया है। लिंक्स जुड़ रहे थे, इसलिए बाकी वित्तीय लेन देन की भी जांच हो रही है। और एक मैं खबर आपको बता दूं, आज ही इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में सब जान रहा है कि यहाँ पे कार बरामद हुई, यहां से जुड़े हुए डॉक्टर अरेस्ट किए गए। आज जब जांच करने पहुंची टीम तो थोड़ी देर बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां गया है, वो गाड़ी गई है। क्यों गई है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम, ये अब तक सामने नहीं आया है कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ ऐसा था जिसके लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड क्यों जाएगी, ईडी की अगर जांच हो रही है तो। अगर मान लिया कि जांच करने पहुंचे या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की क्या जरूरत है। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर अब भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल, उन सब चीजों की जांच हो रही है पंकज जी, और इसीलिए लगातार नजरें बनी हुई हैं। और ऐसे मैं बार एक चीज आपको बताता हूं रोहित, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूं। जो एक होता है सामने का पर्दा कि मानव सेवा कर रहे हैं, हम डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, और दूसरा होता है पीछे का असली काम। मैं बार ये कह रहा हूं कि ओखला में भी ये जांच होनी चाहिए, और देखिए शायद जांच एजेंसियां करेगी भी। बहुत गंभीर आरोप हैं कि 2020 में ओखला कैंपस में भी छापेमारी हुई थी, और ओखला जो हेड है वहां जो रिक्रूटमेंट होता है, वहां एक तो सिद्दीकी खुद है और 2 और डॉक्टर हैं जो रिक्रूट करते हैं। 48% अगर वहां सिर्फ कश्मीर के हैं, तो क्या देश के बाकी हिस्से मुसलमान नहीं है? कश्मीरियों को कौन भर्ती कर रहा था बड़े पैमाने पर, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और एक ही राज्य से क्यों? मुझे खुद पता है कि हरियाणा के नूह हो गया, मेवात हो गया, यहां भी मुसलमान रहते हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर मुसलमान रहते, लेकिन कश्मीरियों को यहां रिक्रूट करने वाला कौन व्यक्ति था वो, और क्यों एक ही राज्य से सारा उठा कर रिक्रूट कर रहा था? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सब जांच का विषय है, और ना सिर्फ कश्मीर के इन सब की जांच होनी चाहिए। जो भी लिंक्स जुड़ रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के कानपुर का लिंक हो, या फिर सहारनपुर का, नूह या मेवात का, या फिर केरल से लेकर कन्याकुमारी तक का। दुश्मन होते तो अभी तक लॉन्च पैड तैयार हो चुके होते, लेकिन घर में छुपे दुश्मनों का इलाज कैसे किया जाना है, अब ये तय करना होगा गृहमंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तय करना होगा इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को कि जो चेहरे चल रहे हैं उनका हश्र कैसा किया जाए कि उनकी पुश्तें आतंकवादी बनने के पहले 1 लाख बार कांपे। बाकी जो मानसिकता है वो आपको समय समय पर दिखती रहती होगी। कोई दिल्ली से आगरा तक अलग रहने की मांग करता है, तो कोई कुछ और बयान मुंबई से देता है, तो कोई हैदराबाद से कुछ कह देता है, और कोई आतंकी घटना होने के बाद सोशल मीडिया पर हंसता हुआ नजर आता है। इन सब पर नजर बनाए रखिए, ये सब वहीं से हैं जहां से मुजम्मिल, जहां से नबी, जहां से शहीदा, ये सब है, सब एक ही उससे हैं जो ये सब जुड़े हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट को असली दिवाली बता रहे हैं। उन सब पर नजर बनाए रखिए। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।